हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट के एग्जाम में मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चे सबसे ज़्यादा फिजिक्स के लिए परेशान रहते हैं। फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उन्हीं टॉपिक को सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि अगर आप ईमानदारी से इस पर ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आपकी कमजोरी नहीं होंगे, बल्कि ये आपके लिए सबसे फायदेमंद टॉपिक साबित होंगे। तो उन्हीं में से मैं एक छोटा सा सब टॉपिक लेके आ रहा हूं जो है लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम क्या है, इसको समझेंगे हम और कैसे इसका फिजिक्स में यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, इन बातों के बारे में समझेंगे। तो लामीज थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिस पर तीन फोर्स लग रहे हैं F1, F2 और F3। अगर इन तीन फोर्सेस के कारण ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट पर जितने भी ये फोर्स लग रहे हैं इन सबका रिजल्ट जीरो है, या कह दें हम ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो इस परिस्थिति में इन तीनों फोर्सेस के बीच में एक खास रिलेशन होता है जिसको लामीज थ्योरम बताती है। तो उसी रिलेशन को हम यहां पर समझने वाले हैं। पहली बात तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्ट जीरो होता है उस परिस्थिति को ही हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इक्विलिब्रियम की पहचान अगर कभी भी करनी हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में अगर इक्विलिब्रियम में है तो या तो वो आप लोगों को रेस्ट पर दिखाई देगा या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा। तो समझते हैं कि F1, F2 और F3 इन तीन फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम की हालत में। अच्छा, लामीज थ्योरम के लिए पहले ही मैं बता दूं, इसका एक बढ़िया फायदा ये है कि इसका यूज करके बड़ी आसानी से हम इन फोर्सेस की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। लेकिन साथ ही इसकी एक कमजोरी भी है कि इस थ्योरम का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब तीन फोर्स इस पर काम कर रहे हो। ना तो ये दो फोर्स के लिए काम करेगी, ना ही ये चार या उससे ज्यादा फोर्सेस के लिए काम करेगी। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से लामीज थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पर है। तो रेस्ट से हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। इस पर तीन फोर्स F1, F2 और F3 लग रहे हैं। हम जानना चाहते हैं इन तीनों के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन तीनों के जो मैग्नीट्यूड हैं F1, F2 और F3, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है F1 अपॉन साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा दैट इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। अब मुद्दा ये आ गया कि सर यहां पर अल्फा, बीटा और गामा क्या है। तो यहां पर मैं बता दूं, अल्फा का मतलब है F1 के सामने का जो एंगल है, मतलब F1 के सामने का एंगल जो F2 और F3 के बीच में बन रहा है, इसी को हम अल्फा बोल लेंगे। F2 के नीचे साइन बीटा आया है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि F2 के अलावा जो दूसरे बचे मतलब F1 और F3, इनके बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा बीटा। और F3 के नीचे आया है साइन गामा, तो गामा कौन सा होगा, F3 के अलावा दूसरे फोर्सेस देखिए, F3 के अलावा F2 और F1, इनके बीच का एंगल कहलाता है गामा। तो इन तीनों फोर्सेस और इन तीनों एंगल के बीच में कुछ ये रिलेशन हमारा रहता है। इस रिलेशन का कैसे हम अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं और कैसे बड़ी आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो समझते हैं। पर उससे पहले मैं एक और खास बात आप लोगों को बता दूं जिससे चीजें आसान हो जाएंगी कि यहां पर जो हम देखेंगे जनरली अल्फा, बीटा, गामा एंगल 90 डिग्री से बड़े दिखेंगे। तो 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकालने में हमें थोड़ी परेशानी होती है। तो उसी को आसान बनाने के लिए एक और मैं बेसिक बात यही समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कभी भी हमें साइन 150 डिग्री वैल्यू निकालने की आवश्यकता हो, तो इस परिस्थिति में कभी भी हमारा ये एंगल अगर 90 से बड़ा है तो आप सीधा सीधा 180 में से इस एंगल को घटा दीजिए, मतलब 180 माइनस 150, तो बचा 30 डिग्री। तो इसकी वही वैल्यू आएगी जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, मतलब 1/2। और एग्जांपल देख लें, अगर मान लीजिए कभी हमें निकालना हो साइन 120 डिग्री कितनी वैल्यू देगा,
तो आपको सीधा ये सोच लेना है कि 180 में से कितना कम है, मतलब 60 डिग्री की कमी है, तो हम बोल देंगे कि इसकी वैल्यू साइन 60 डिग्री के बराबर आएगी, मतलब √3/2। इसी तरीके से और भी एंगल देखे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए साइन 143 डिग्री कितना होगा, तो 180 में से अगर 143 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 37 आ जाता है। तो ये उतनी ही वैल्यू देगा जितना कि साइन 37 की वैल्यू है, मतलब 3/5। तो इन बातों का यूज करके और इस रिलेशन का यूज करके बड़ी आसानी से इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं, देख लीजिए। सबसे पहला बेसिक एग्जाम्पल, मान लीजिए हमसे बोला गया है कि कोई भी दो धागों की सहायता से हमने एक ब्लॉक को लटका रखा है। ब्लॉक का मास में मान लेता हूं 10 किलोग्राम। ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री। तो इस स्थिति में हम समझ सकते हैं कि इन धागों में कुछ ना कुछ खिंचाव होगा, टेंशन होगी। तो इस धागे में टेंशन T1 और इस धागे में मैं टेंशन T2 मान लेता हूं, जो हम ढूंढना चाहते हैं। तो पहली बात तो हमारा 10 किलोग्राम का जो ब्लॉक है इस हालत में रुका हुआ है, इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट पर है, या कह दें इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो इस पर 3 फोर्सेस लगते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। एक T1 फोर्स इधर है, T2 फोर्स इधर है, और नीचे mg 100 न्यूटन का फोर्स है। तो यहां पर हमारी लामीज थ्योरम लगाने की कंडीशन सारी उपलब्ध हैं। 3 फोर्स हैं और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो लामीज थ्योरम का प्रयोग किया जा सकता है। तो लामीज थ्योरम क्या कहती है? अगर हमें अल्फा बीटा गामा पता चल जाए तो बड़ी आसानी से हम T1 और T2 की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। कैसे? समझते हैं। सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे T1 अपॉन में साइन, देखो कैसे लगाते हैं लामीज थ्योरम। हम लिखेंगे T1 अपॉन में साइन अल्फा। अल्फा का मतलब है T1 के अलावा जो दूसरे बचे उनके बीच का एंगल। तो अगर मैं यहां से देखूं थोड़ा इस तरीके से, ये 53 एंगल है, तो पक्का ये भी कितना होगा? 53। तो T1 के सामने जो टोटल एंगल आएगा दैट विल बी 90 + 53, मतलब 143। तो अगर हम T1 अपॉन, यहां पर साइन 143 लिखे, मैं कह रहा हूं 143 भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया था साइन 143 उतनी वैल्यू देगा जितने की 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी, मतलब साइन 37 ही लिखने से आपका काम हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, दूसरा फोर्स लिखें T2, अपॉन में आ जाएगा साइन बीटा। T2 के सामने जो T1 और T3 के बीच का एंगल है ये आ जाएगा हमारे पास बीटा। ये कितना होगा? ये 37 है, तो पक्का ये भी 37 होगा, और ये है 90, तो ये एंगल आ जाएगा 127 डिग्री। तो T2 अपॉन में साइन 127 डिग्री, पर मैंने बताया था 127 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 180 में से उसको घटा दें अगर हम, तो वो आ जाएगा हमारे पास 53 डिग्री के बराबर। दिस इज इक्वल टू, तीसरा जो फोर्स है हमारा 100 अपॉन में साइन ऑफ उसके सामने का एंगल। तो 100 को छोड़ के इसके सामने का जो एंगल है वो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। 37 है, ये 53 है, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो इसको सीधा सीधा साइन 90 डिग्री लिखा जा सकता है। अब किन्हीं भी दो को रिलेट करके बड़ी आसानी से हम T1 और T2 निकाल सकते हैं। इस तरह अगर मान लीजिए मैं यहां से लिखूं T1 अपॉन साइन 37 होता है 3/5, तो दिस इज इक्वल टू, मैं इससे रिलेट कर दूं 100 अपॉन साइन 91। तो यहां से हमारे पास 5 से ये 20 पर चला जाएगा, 20 × 3, तो T1 आ जाएगा 60 न्यूटन के बराबर। उसी तरीके से अगर मैं T2 ढूंढना चाहता हूं तो मैं इन दोनों में रिलेशन देख सकता हूं। तो T2 अपॉन में साइन 53 होता है 4/5, दिस इज इक्वल टू 100/1। तो यहां से भी अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूं, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 80 न्यूटन। तो देखिए किस तरीके से हमने लामीज थ्योरम का यूज करके एक ही झटके में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। T1 और T2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
मान लीजिए हमसे बोला गया है कि कोई भी एक धागे को, यहां पर धागे के साथ हमने एक ब्लॉक को लटका रखा है, मान लीजिए 20 किलोग्राम का ब्लॉक है और यहां पर हम एक फोर्स लगाकर इसको खींच रहे हैं। तो हमसे बोला गया है कि अगर बताइए ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है तो इस, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर मान लिया जाए तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, साथ में धागे में टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे ये फोर्स और टेंशन निकालना है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो इस केस में हम क्या करें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्स देख लेते हैं। एक हमने F फोर्स है जो लगा रखा है, दूसरा टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, तीसरा एक mg फोर्स होगा 200 न्यूटन जो नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब क्या करें, क्योंकि 3 फोर्स ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब लामीज थ्योरम का प्रयोग किया जा सकता है। तो लामीज थ्योरम क्या कहती है कि पहले कोई भी एक फोर्स लिख दीजिए T अपॉन में साइन ऑफ उसके सामने का एंगल। तो T अपॉन में बताइए भाई इसके सामने का एंगल है, मतलब इसके अलावा जो बाकी दो के बीच का एंगल है 90 डिग्री आएगा। तो ये तो सीधा सीधा T अपॉन साइन 90 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू दूसरा फोर्स रखें हम F अपॉन में साइन ऑफ उसके सामने का एंगल। तो अगर मैं F के सामने का एंगल देखूं, मतलब इसको छोड़ के बाकी दो के बीच का एंगल, तो हम समझ सकते हैं ये अगर 30 है तो बताइए भाई ये कितना होगा 30, टोटल है 180 डिग्री। तो इसमें से 30 हटा देंगे तो ये जो बीटा आएगा दैट विल बी 150। तो यहां पर आएगा F अपॉन साइन 150। पर मैंने तुम्हें बताया साइन 150 के लिए क्या किया जा सकता है, 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर दे, सीधा साइन 30 लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वल टू तीसरा जो फोर्स है mg 200 न्यूटन अपॉन में साइन ऑफ इसके सामने का एंगल। तो इसके सामने का एंगल मतलब T और F के बीच का एंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये टोटल साफ दिखाई दे रहा है 120 डिग्री का एंगल होगा। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा साइन 120 और मैंने बताया 180 में से कमी कितनी है 60 की, तो आप इसको साइन 60 लिख दीजिए। तो अब यहां से मैं सीधा सीधा एक इक्वेशन से T और F दोनों कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे T निकालना है तो मैं इन दोनों को रिलेट कर दूं, T अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 200 अपॉन में साइन 60 होता है √3। तो मुझे सीधा सीधा T की वैल्यू यहां से मिल गई 200 बाई √3 न्यूटन। उसी तरीके से अगर मैं यहां से F निकालना चाहता हूं तो मैं इन दोनों को रिलेट कर सकता हूं। तो F अपॉन साइन 30 1/2 दैट इज इक्वल टू 200 अपॉन साइन 60 √3/2। सॉरी यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन में गलती करी, साइन 60 √3/2। तो पिछले केस में जो आएगा √3/2 ये हमारा आ जाएगा 400/√3, 400/√3 न्यूटन। और यहां पर अगर अपन देखें साइन 30 1/2, 200 बाई साइन 60 √3/2, तो 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू 200/√3 न्यूटन। तो इस तरीके से मैं T और F दोनों फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वहां पर एक और बेसिक बात है समझने की, वो भी देख लेंगे हम। इस तरह मान लीजिए अगर हमसे बोला गया है कि ये कोई भी एक दीवार है, स्मूथ हम मानकर चल रहे हैं, यहां पर एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, इनके बीच में हमने कोई भी एक 10 किलोग्राम के स्फीयर को रख दिया है। ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री के बराबर। हम जानना चाहते हैं, हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस कांटेक्ट या इस कांटेक्ट, किसी भी एक कांटेक्ट पर अगर सीधा सीधा हमसे फोर्स पूछ लिया जाए, इमेजिन करो मान लीजिए हमसे पूछा गया केवल ए कांटेक्ट पर ही नॉर्मल बताइए, NA की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो इस केस में अगर हम फोर्स बैलेंसिंग सब डायरेक्शन में करते हैं तो हमें कई इक्वेशन बनानी पड़ती है, पर लामीज थ्योरम का यूज करके मैं सीधा सीधा NA की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे समझते हैं? सबसे पहली बात तो इस ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से?
दीवार है जो इधर धकेल रही है, जिसके कारण नॉर्मल रिएक्शन में बोल देता हूं n। दूसरा ग्रेविटी का फोर्स mg है जो नीचे की तरफ खींच रहा है 100 न्यूटन। तीसरा इस इंक्लाइन के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है मैं इसको Na बोल देता हूं, यही हम ढूंढना चाहते हैं। कई बार बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर हम ये नहीं ढूंढ पाते कि सर यहां पर एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से कितना है, हम n का पहचान नहीं पाते। तो उसी को समझने का एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। इमेजिन करो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होता। अगर मैं इंक्लाइन प्लेन को टेढ़ा करूंगा, ये हॉरिजॉन्टल का नॉर्मल इधर है, अगर मैं इंक्लाइन को टेढ़ा करूंगा तो इसका नॉर्मल भी टेढ़ा हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, इमेजिन करो तुमने ये 60 डिग्री से घुमाया, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो भी अपनी पोजीशन से कितना घूम जाएगा, 60 डिग्री से घूम जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री आएगा। तो अब यहां से अब हमें अगर सीधा Na निकालना है तो क्या कर सकते हैं, लामीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं। 3 फोर्सेज हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, लामीज थ्योरम एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले Na अपॉन में साइन ऑफ इसके सामने का एंगल, तो Na के सामने का एंगल मतलब बाकी 2 फोर्स के बीच का ये वाला एंगल, तो ये तो आ जाएगा 90 डिग्री। दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब दूसरा फोर्स आप सिर्फ वही रखें, अगर आपको Na ही केवल निकालना है तो दूसरा वो रखें जिसके बारे में आपको जानकारी है। जिस तरह ये तो n है हमें पता नहीं, लेकिन ये 100 तो हमें पता है, तो दूसरा फोर्स मैं यहां पर रख दूंगा 100 अपॉन में साइन ऑफ 100 के सामने का एंगल। तो 100 के सामने का एंगल मतलब 100 के अलावा जो 2 बचे उनके बीच का एंगल, ये 90 है ये 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 150 डिग्री। लेकिन हमें पता है 150 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 180 में से घटा के 30 लिख दो, ये काम हो जाएगा। यहां से सीधा सीधा Na निकाला जा सकता है। Na अपॉन साइन 91 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 31/2। तो 100 अपॉन साइन 31/2, तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं Na विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आगे से मेरे को लगता है कि आप लोग बड़ी आसानी से लामीज थ्योरम का यूज कर पाएंगे। हमें यह भी समझ में आ गया है लामीज थ्योरम किस परिस्थिति में किस तरीके से लगाई जाती है, और आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितनी आसानी से इसका यूज करके हम चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।